नेहा अपनी माँ शकुंतला और चार गोरी भाभी निशा, तारा, पूजा और कोमल के साथ रहा करती थी। नेहा भले ही रंग की काली थी, पर वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती थी। साथ ही साथ वो एक सरकारी स्कूल की टीचर थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी। ऐसे ही एक रोज नेहा बिना लंच के स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी माँ शकुंतला नेहा से कहती है, अरे नेहा बेटी, आज इतनी जल्दी स्कूल जा रही है, खाना तो खा लिया ना तूने? हाँ माँ, आज स्कूल में प्रोग्राम है, सभी टीचरों को जल्दी स्कूल बुलाया है और खाने का तो रहने ही दो। अभी सारी भाभियाँ सो रही हैं। मैंने सोचा कि मैं खुद बना लूं, पर बाद में याद आया कि स्कूल में फंक्शन है तो बाहर से ही खाना आएगा। ना जाने कैसी चार बहुएं मेरे घर आ गई हैं, जिन्हें एक काम ढंग से करना नहीं आता। माँ, चारों भाभी आपकी ही पसंद थी। नेहा बेटा, मैंने तो बस तेरी चारों भाभियों का रंग रूप देखा, मुझे क्या मालूम था इनका रूप, और ऊपर से जितनी ये सुंदर है उतनी ही इनकी गंदी नीयत है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तेरी चारों गोरी भाभी अपने रंग रूप पर इस तरह इतराएंगी और तुझे अपनी नजरों पर चढ़ाएंगी, तो मैं कभी भी इन चारों को अपनी घर की बहू नहीं बनाती। भूल जाओ माँ ये सारी बात, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी चारों भाभियाँ जैसी भी हैं मुझे पसंद है। अच्छा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा काला सूट पहनकर स्कूल के लिए निकलने लगती है। तभी नेहा की चारों भाभी वहाँ आकर उसका काला सूट देखकर उस पर हंसने लगती हैं। क्या हुआ भाभी, आप चारों मुझे देखकर बार बार हंस क्यों रही हैं? अब हंसे नहीं मैडम तो क्या करें, आप जानती हो ना कि आपका रंग कितना काला है, फिर भी आप काले कपड़े ही लेती हो। अरे हमारी काली प्यारी नेहा ननन जी, आप क्यों बार बार भूल जाती हो कि आपका रंग काला है, काला, और काले लोगों पर काले कपड़े जचते नहीं है, इसलिए आप ये काला सूट मुझे दे दो। तुम चारों से घर के एक काम तो होते नहीं, हर समय मेरी बेटी पर नजरें गड़ा कर रखती हो। जैसे ही मेरी बेटी की सैलरी आती है तुम चारों अपनी अपनी फरमाइशें रख देती हो, और उसमें भी अगर मेरी बेटी कभी अपने लिए कुछ ले आए तो तुम चारों की नजर उस पर लग जाती है। माँ जी, नेहा दीदी तो खुद नजर का काला टीका है, भला उन्हें हमारी क्या नजर लगेगी, बल्कि हमें तो डर लगता है कि कहीं दीदी ही हमारे रंग रूप पर नजर ना लगा दे। अपनी भाभियों की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अपना सूट कोमल को देकर वहाँ से स्कूल चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और शकुंतला का जन्मदिन आता है, जिस पर शकुंतला के चारों बेटे अपनी माँ के लिए एक बर्थडे सरप्राइज का प्लान करते हैं। विनीत भैया, मैंने तो सोच लिया है कि इस बार हम माँ जी के जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। पवन, आइडिया तेरा बुरा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने सभी जान पहचान वालों को इस पार्टी में बुला लूं। क्या पता पार्टी में कोई नेहा को पसंद कर जाए। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार माँ जी के जन्मदिन पर छोटी क्यों, बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द इस काली कलूटी का पीछा मुझसे छूटे। कोमल, अपनी हद में रहकर बात करो। नेहा जैसी भी है, रंग रूप की वो हमारी बहन है। मेरे पापा का रंग भी काला था, क्या हुआ अगर हम चारों भाई गोरे और हमारी बहन काली हो गई तो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? पवन की ऐसी बातें सुनकर कोमल चुप हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द शकुंतला के चारों बेटे मिलकर शकुंतला के जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग आए होते हैं। केक काटने का समय हो रहा था, पर अब तक शकुंतला की चारों बहू तैयार नहीं थी। अब जैसे ही अपनी चारों भाइयों को देखने के लिए नेहा उनके कमरे में जाती है तो उसकी चारों भाभियाँ उससे मदद मांगने लगती हैं। नेहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम तो जानती हो ना मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और आज हमने साड़ी का थीम रखा है। अब जल्दी से तुम मुझे साड़ी पहना दो। अरे साड़ी बांधना तो 5 मिनट का काम होता है, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये मेकअप होता है, इसीलिए सबसे पहले तुम मेरा मेकअप कर दो, कोमल को साड़ी बाद में पहना देना। इतना समय हो गया पर आप सब अब तक तैयार नहीं हुए। घर में मेहमान आ चुके हैं, अब तक माँ जी का केक तैयार नहीं हुआ। जो केक का ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हो गया। अब हमें मिलकर केक बनाना होगा। मुझे केक बनाना नहीं आता। नेहा, नेहा, जल्दी से तुम मेरे साथ किचन में चलो और केक बनाने में मेरी मदद करो और हेल्प करो। इस तरह से अब सब नेहा को घेर लेती है। कभी कोई किसी से काम के लिए बुलाता तो कभी कोई किसी काम के लिए नेहा को बुलाता। अपनी चारों भाभी से परेशान हो जाती है और अपनी चारों भाभीयों से कहती है,
पता नहीं आप चारों का क्या होगा। आप चारों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और मेरे बिना आपका कोई काम भी नहीं होता है। चुपचाप यहाँ चारों बैठ जाओ, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। इतना बोलकर नेहा अपनी चारों भाभीियों का काम करवाती है। काम होने के बाद वो सारे केट कटवाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ देव नाम का एक लड़का नेहा को पसंद कर लेता है। अब बहुत जल्द नेहा का रिश्ता देव से तय हो जाता है। अब जैसे ही नेहा की चारों भाभीियों को पता चलता है कि नेहा का रिश्ता लग चुका है और बहुत जल्द नेहा इस घर को छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली है, उसकी चारों भाभीियां बहुत खुश होती है और आपस में बातें करने लगती है। मैं तो बता सकती हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द इस कल्लूटी से पीछा जो छूटेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कोमल, खुशी तो मुझे भी इस बात की हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी को कैसे बयां करूँ। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ कि जब ये काली बादल का साया हमारे घर से चला जाएगा। नेहा की चारों भाभी आपस में बैठकर नेहा की बुराई कर रही होती है और उसके काले रंग का मजाक उड़ा रही होती है। ये सब कुछ नेहा अपने कानों से सुन लेती है, पर नेहा अपनी भाभीियों को कुछ नहीं कहती। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। दुल्हन के रूप में सजी नेहा बारात आने का इंतजार कर रही होती है, तो वहीं उसकी चारों भाभियां उसके पास आकर एक बार फिर से नेहा से मदद मांगने लगती है। नेहा देखो, बारात आने वाली है और घर के कामों की वजह से मेरा अब तक मेकअप नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी तरह इतना अच्छा मेकअप करने नहीं आता। तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। नेहा मेकअप बाद में करना, पहले मेरे लहंगे की चुन्नी ठीक कर दो। भाभी, आज आपके सर से आपकी ये काली बोझ, काला साया इस घर से जा रहा है, पर मुझे तो आप लोगों की फिक्र हो रही है कि मेरे जाने के बाद आप चारों का क्या होगा। आपकी मदद कौन करेगा? कैसे संभालोगे आप चारों ये सब? इतना बोलकर नेहा अपनी चारों भाभीियों को तैयार करती है। बहुत जल्द नेहा की शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। नेहा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी चारों भाभीियों के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद उसकी चारों भाभीियों को नेहा की बहुत याद आती है और उन्हें एहसास होता है कि वे चारों कितनी गलत थीं। हमने हमेशा नेहा का मजाक उड़ाया, पर असल में तो इस घर की सारी जिम्मेदारी नेहा ही उठा रही थी। काश कि नेहा दोबारा से हमारे साथ रहने आ जाती। सच कह रही हो, अगर नेहा वापस आ गई तो मैं कभी उसके रंग के लिए उसका मजाक नहीं बनाऊंगी। भले ही उसका रंग काला था, पर वो हर चीज में अच्छी है। इस तरह से नेहा की चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को याद करने लगती है और नेहा जब भी अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आती तो उसकी चारों गोरी भाभी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती। निशा एक फौजी थी, पर फौजी होने के बाद भी निशा की शादी अमर नाम के एक गरीब लड़के से हुई थी। क्योंकि निशा अमर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की थी। निशा ने अपनी शादी के लिए कुछ महीनों की छुट्टियां ली थी। निशा की अभी अभी अमर से शादी हुई थी और इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। निशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं एक फौजी का पति हूँ, मुझे खुद पर गर्व है और उससे ज्यादा तुम पर। अमर, हम फौजियों के सीने में भी दिल होता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी फौजी नहीं बन पाती। छोड़ो ना निशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हें दोबारा से बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों जब तक साथ हैं हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। निशा और अमर की जिंदगी अच्छी चल रही थी। गरीब होने के बाद भी निशा अपने पति और अपनी सास सुमित्रा के साथ बहुत खुश थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही एक दिन निशा अमर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में निशा तो बच जाती है, पर अमर के सर पर काफी चोट लगती है, जिस वजह से अमर अपाहिज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति भी थे, वो कहाँ है? माफ करना निशा जी, पर आपके पति अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते और वो इस समय कोमा में है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ दिनों बाद निशा अपने पति के साथ घर जाती है, जहां सुमित्रा निशा से कहती है, बहू, ये अमर को क्या हो गया? हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये सब क्या किया? उसने तो अभी ही अपनी जिंदगी जीना शुरू किया था और अगर तुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मेरे साथ करता ना। मैंने तो अपनी पूरी दुनिया देख ली,
लेकिन मेरे बेटे के सामने तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने उसके जीवन में इतना बड़ा दुख ला दिया। आखिर क्यों किया भगवान तूने ऐसा? माँ जी हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात आप भूलिए मत, आपकी बहू एक फौजी है, उसके ऊपर कितने ही दुख का पहाड़ आ जाए वो अपने सारे दुखों को झेल जाएगी। बस आप हिम्मत रखिए, अमर जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। निशा अपनी सास को दिलासा देती है, पर उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपने पति अमर का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि निशा के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने पति का इलाज करवा सके। इसलिए निशा अमर का इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल से करवाती है। ऐसे ही एक दिन निशा डॉक्टर से मिलती है और उनसे बोलती है, डॉक्टर जी मेरे पति को कोमा में गए हुए 15 दिन हो चुके हैं, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। मेरे अलावा मेरे पति का और कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। मैं चाहती थी कि सारी जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर ना आए, वो सब कुछ इतना अकेले नहीं सह पाएंगी। निशा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर हम डॉक्टर भी आपकी तरह इंसान हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं लिखा, सब कुछ तो भगवान का किया होता है। मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगा कि अगर आप अमर जी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए। इतना बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। देखते ही देखते इसी तरह से एक हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक निशा के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। अब क्या था, निशा एक फौजी थी, उसके देश को उसकी जरूरत थी, इसलिए निशा अपना सारा दुख भूलकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। और तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए? अभी तो तेरी छुट्टी बची हुई है ना, और तूने तो कहा था कि तू छुट्टी पर यहीं रहेगी महीनों तक, जब तक अमर ठीक नहीं हो जाएगा, और अचानक खुद तैयार होकर ये सब क्या है? हाँ माँ जी, क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही फोन आया था, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर मेरा होना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे सुबह होने से पहले बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं बहू, तू अभी कहीं नहीं जाएगी और मैं तेरी सास हूँ और इस नाते मैं तुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ऐसे हालातों में मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बहू एक फौजी है। मैंने कसम खाई है कि किसी भी हाल में अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और अभी मेरे लिए जितने जरूरी अमर है उससे कहीं ज्यादा मेरा देश, इसलिए माँ जी मुझे जाने दीजिए। बहू तेरा यहाँ होना भी तो जरूरी है ना, ये अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं? तू खुद बता, अमर की ऐसी हालत है और तू बॉर्डर पे दुश्मनों से कैसे लड़ेगी? सुमित्रा निशा को बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर निशा बार बार अपनी सास को समझाती है, जिस पर ना चाहते हुए भी सुमित्रा निशा को जाने की आज्ञा देती है। अब निशा बॉर्डर पर जाकर अपने दुश्मनों से जंग लड़ती है और समय समय पर अपनी सास को फोन करके अमर की खबर भी लेती है। माँ जी अमर जी ठीक तो है ना? नहीं बहू, अमर को और मुझे तेरी बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में अमर का इलाज करवा सकूं। बहू तू जल्दी से घर आ जा, मुझे और अमर को तेरी बहुत जरूरत है। ये सब खबर सुनकर निशा अंदर ही अंदर रोने लगती है, पर वो किसी को अपना दुख नहीं बताती और अपनी टीम के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ती है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद फिर निशा छुट्टी के लिए अर्जी डालती है, पर उसे छुट्टी नहीं मिलती। और इस बार जब निशा की बात उसकी सास से होती है तो निशा को एक बहुत बड़ी दुखद खबर मिलती है। माँ जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही? अमर जी ठीक तो है ना? बहू हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा, तेरा सुहाग उजड़ गया। तू जल्दी से घर आ जा ताकि अपने पति की आखिरी झलक देख सके तू। ये खबर सुनते ही निशा के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को आर्मी कैंप में पाती है, जो खुद को संभाल नहीं पाती। पर वो करती भी क्या, उसके सामने उसकी देश की जिम्मेदारी थी। निशा अपना सारा दुख भूलकर एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और अपने दुश्मनों को इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद निशा को छुट्टी मिल जाती है। पर जब तक निशा अपने घर आती
उसके पति का अंतिम संस्कार हो चुका था और निशा एक आखिरी बार अपने पति को अलविदा भी नहीं कर पाती। बहू, तूने आने में बहुत देरी कर दी। अमर की चिता ठंडी हो चुकी है। अब हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आखिर मेरी किस्मत में इतना तो क्यों है? मैं अपने पति को आखिरी बार देख भी ना सकी। निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर निशा हार नहीं मानती और अमर के गुजर जाने के बाद निशा अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपनी सास के साथ एक साधारण जीवन जीती है। एक बार की बात है, सड़क किनारे एक भिखारन कंबल ओढ़कर बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक पुष्पा नाम की औरत आती है और वो औरत उस भिखारन को एक कंबल देते हुए कहती है, ये लो अम्मा, कंबल और कुछ खाने की चीज है। बहुत भूख लगी होगी ना आपको? हाँ, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मेरी भूख ये घास फूस खाकर नहीं मिटेगी। मुझे मांस चाहिए, मांस। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं आप? मांस खाना बुरी बात है। आप ताजे ताजे फल खाइए, इससे आपको ताकत मिलेगी। तुझे कहा ना कि मुझे मांस चाहिए, ये घास फूस तू ही खा। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मैं आपको मांस नहीं दे सकती खाने के लिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपको जो ठीक लगे वो करो। तुझे इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मुझे मना किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे पास आई तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम शायद इस लायक ही नहीं हो। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। पुष्पा को उस भिखारन की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वो कंबल और फल वहाँ पर रख कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पुष्पा रात को अपने पति अर्जुन के साथ सो रही होती है। तभी उसको एक डरावना सपना आता है और वो उठकर बैठ जाती है। तभी अर्जुन पुष्पा से कहता है, क्या हुआ पुष्पा, तुम ठीक हो ना? पता नहीं, मुझे एक भिखारन औरत का सपना बार बार आ रहा है। वो भिखारन औरत बहुत डरावनी सी दिख रही है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ज्यादा जोर मत दो अपने दिमाग पर, सो जाओ आराम से। बुरा सपना था बस। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ सोने की। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अर्जुन पुष्पा को आवाज लगाते हुए कहता है, पुष्पा, मेरी चाय कहाँ है? पुष्पा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ हो तुम? मुझे चाय चाहिए। अर्जुन पुष्पा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और वो देखता है कि पुष्पा सोफे पर अपने सर के सारे बाल आगे करके बैठी होती है। उसकी आंखें बहुत लाल लाल होती हैं। पुष्पा को ऐसा देखकर अर्जुन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हिम्मत करके पुष्पा से कहता है, पुष्पा, क्या हुआ तुम्हें? मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं एक भिखारन हूँ। बहुत दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही थी और मुझे तेरी बीवी का शरीर मिला है और अब मैं इसी शरीर में रहूंगी। तुम्हें क्या हो गया है पुष्पा? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुझे कहा ना कमीने कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं पुष्पा नहीं हूँ। मैं एक भिखारन चुड़ैल हूँ और मैं अब यहीं रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। मेरे को मांस खाना है। तू मेरे लिए मांस लेकर आ, वरना तेरी बीवी का वो हश्र करूंगी जो तूने कभी भी नहीं सोचा हो। ये ब्राह्मणों का घर है, यहाँ मांस मच्छी नहीं आता, ना ही खाया जाएगा। ठीक है, अब देख मैं तेरी बीवी का क्या करती हूँ। इतना बोलकर पुष्पा कमरे में उड़ने लगती है। ये सब देखकर अर्जुन डर जाता है और अर्जुन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मांस लेकर आता हूँ, बस मेरी बीवी को कुछ मत करना। अर्जुन घर से बाहर चला जाता है और वो आस पड़ोस के लोगों को अपनी बीवी के बारे में बताता है। आस पड़ोस के लोग उसे एक बाबा के बारे में बताते हैं। अर्जुन पड़ोसियों के कुछ आदमियों के साथ उस बाबा को लेकर अपने घर आता है। वो बाबा पुष्पा के दोनों हाथ पैरों को बांध देता है और पुष्पा के ऊपर भभूत छिड़क देता है, जिसके बाद पुष्पा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो बाबा पुष्पा से कहता है, बोल, तू छोड़ रही है इस बच्ची को? नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रहूंगी। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। बाबा पुष्पा के ऊपर भभूत छिड़कते हैं और माता रानी के लॉकेट पुष्पा के गले में डालते हैं, जिसके बाद वो भिखारन चुड़ैल तड़पने लगती है। बाबा अधिकारी चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद करते हैं और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाते हैं।